नमस्कार ममता जी, स्त्री काल के इस मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी मैं स्वागत करती हूँ और उनसे बहुत क्षमा चाहती हूँ कि आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। हम लोग 20-25 मिनट से कोशिश कर रहे थे, पर हमें ममता जी की शक्ल तो दिख रही थी, आवाज नहीं दिख रही थी। तो ठीक है, पहले तो ध्यान सिर्फ यहाँ चला गया हमारा कि शायद इस जो पोर्टल है जिसमें हम बात कर रहे हैं, तो हमें लगा शायद ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, औरतों की आवाज सुनना नहीं चाहता। पर फाइनली वो मान गया बात सुनने के लिए। एक बार मुझे कोई एक हल्का सा इशारा इस बात का दे दीजिए कि हमारी आवाज ठीक है, तो हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी, तो ममता जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगभग एक आधी सदी से भी ज्यादा 50-60 6 दशक तो कम से कम आप लगातार रचनात्मक लेखन में सक्रिय हैं। हर विधा में आपने कविता से शुरुआत में ही एक काफी, जिसे कहना चाहिए, एक परंपरा से काफी अलगाव सा एक उसमें दिखता है कि प्यार शब्द चपटा हो गया है, अब तो हमें सहवास सुहाता है। और उस पहली कविता से ही एक तरह से आपने जिसे कहना चाहिए कि आधुनिकता बोध के साथ कदम रखा रचना साहित्य में कि हम परंपरा की लीक नहीं निभाएंगे। उसके बाद शायद कविता का बहुत आपके लिए जो धरातल था वो पूरा नहीं पड़ा, फिर गद्य में, फिर कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण साहित्य, और अभी तो आपकी एक, ये मुझे बताएंगे क्या कि आवाज कहाँ से आ रही है? पीछे से किसी का माइक ऑफ कर देंगे? कोई जुड़ा हुआ है क्या हमसे? लगातार एक आवाज आ रही है जो मुझे बोलने नहीं दे रही है। कृपया कोई, आपका फोन बज रहा है? अच्छा, आपका फोन बज रहा है। लोग दिन रात कभी भी फोन कर देते हैं। और अभी आपकी एक रवि कथा जो वो संस्मरणात्मक लेखन की एक किताब अभी आपकी आने वाली है, जिसका कवर पेज भी हमने देखा। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये राज जानना चाहूंगी कि इस उम्र में इतना अधिक सक्रिय कैसे आप रह पाती हैं? आखिर वो कौन सी ऐसी प्रेरणा है जो लगातार आपको, जिसे कहना चाहिए, अनवरत काम करने की ऊर्जा देती है? जी ममता जी। हाँ, तो ऐसा है कि तुमने सबसे पहले जो मेरी कविता की पंक्तियां बताई, वो कविता दरअसल थी प्यार शब्द घिसते घिसते चपटा हो गया है, अब हमारी समझ में सहवास आता है। ये जब मैंने लिखी थी कविता 1963 या 64 में, उस समय टूटने का दौर था। हर चीज टूट रही थी, रिश्ते टूट रहे थे, घर टूट रहे थे, शादियां टूट रही थी, और एक सहजीवन का कॉन्सेप्ट टूट रहा था, क्योंकि अमेरिकी साहित्य का बहुत ज्यादा प्रभाव था उस समय। और जब हम लिखना शुरू करते हैं तो दो तरीके से लिखते हैं, या तो जब हम प्रेम में डूबे होते तब लिखते हैं, या जब हम गुस्से से तमतमाते हैं तब लिखते हैं। तो मेरा लेखन गुस्से से शुरू हुआ था। मैं हमेशा गुस्से में आती थी तब लिखा करती थी। जो ऐसी बहुत सी घटनाएं होती थी जो मुझे तिल मिला देती थी, और उनके उत्तर मैं किसी और से नहीं मांग सकती थी। मैं केवल उन्हें कागज पर गणित के सवाल की तरह सॉल्व आउट करती थी। इसलिए मेरी जो शुरू की कविताएं सारी की सारी गुस्से वाली कविताएं हैं, और प्रेम के विरोध में, विवाह के विरोध में, घर के विरोध में वो कविताएं हैं। लेकिन मैंने बहुत जल्दी देख लिया कि ये सारा का सारा इलाका कविता का, जिसे कविता कहते थे, ये बहुत छोटे धरातल पे खड़ा हुआ है, और छोटे धरातल पे भी खड़ा हुआ है। और कविता इतनी देहवादी हो गई थी कि अंततः वो स्त्री को ही नुकसान पहुंचा रही थी, और स्त्री की गरिमा के विरुद्ध थी वो। और इसी पे कहानी की ओर मुड़ी, और लगातार दबाव संपादकों के मेरे ऊपर थे ही कि
मैं लिखूं तो मैं कहानी की ओर मुड़, और मुझे लगा कि एक अपर्याप्त माध्यम है, ये भी लगा मुझे। जी, जैसा ममता जी अभी आपने कहा कि मैं जब भी लिखती हूँ तो मैं गुस्से में होती हूँ तो मैं लिखती हूँ, तो यानी कि उसे मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो एक प्रतिरोध की चेतना, या कहें कि जो हमारे घरों में परंपरा में जैसे एक जैसे जड़े हुए चेहरे से दिखते हैं, जिन्हें आप अक्सर आपकी साहित्य में एकाधिक बार ये लाइन आई भी है कि विवाहित औरतें लगभग एक जैसी दिखती हैं। वो विवाहित औरतें से तो मतलब उससे होगा जो पारंपरिक घरों में रह रही हैं, और बार बार आपके यहाँ एक लाइन आती भी है कि उसकी सोच बहुत मौलिक थी, तो यहाँ मौलिक और नवीन रास्तों के उन्वेष के तरफ आपका बहुत जोर देता है। तो ये जो प्रतिरोध जिसे गुस्सा या प्रतिरोध जिसे आप कह रहे हैं, तो उसका जब आप 50-60 सालों तक लिखते नहीं तो आज उसके क्या हाल है? क्या वो प्रतिरोध बना हुआ है, या आपको ये लगता है कि स्त्री चेतना या मानव का जो विकास है वो कहीं तक पहुंच गया है जहां हम अपना प्रतिरोध की लौ थोड़ी सी कम कर सकते हैं? आज आप क्या सोचती हैं इस बारे में? देखो, हर दशक में चीजें बदलती जाती है समाज में, जी जी और हम लोग जी जी की शिक्षा के साथ साथ में जागरूकता और साहस अपने अंदर पैदा करते हैं। तो जब जी। मैंने बहुत सी अपनी कहानियां लिखी, उस समय तक हाँ यही था कि अगर आपने अपने प्रतिरोध को कागज पर हाँ दर्ज कर दिया तो ये भी बहुत जी बड़ी बात है। उस समय जी इतना भी जी साहस स्त्रियां नहीं करती थी, वो धीरे धीरे एक जी समर्थन की सुरक्षा चक्र में जीती थी। जी उसके बीच में मैंने अगर बोलने वाली औरत और जांच भी जारी है जैसी कहानियां लिखी, तो उस समय जी। काफी हंगामा हुआ था इन कहानियों को लेकर, और ये माना हाँ, गया था कि ये बिल्कुल अलग तरीके का लेखन है। एक जी पत्नी के नोट्स, मेरा जी उपन्यास, जी जी। ये सारी चीजें, ये सारी रचनाएं जो थी, ये एक नए हाँ विमर्श की मांग करती थी। हाँ और जी स्त्री विमर्श जो है कई स्टेजेस में आगे बढ़ा है। ऐसा नहीं हुआ कि स्त्री विमर्श पूरा का पूरा एक साथ बदल गया है। स्त्री विमर्श में बहुत सी जागरूकता तब आई है तो हम लगातार खटखटाते रहे दरवाजे, जो बंद दरवाजे हैं जी जी समाज के, उनको हम लगातार जी खटखटाते रहे। इसलिए बोलने वाली औरत में भी यह है कि भले उसका होठ सूज गया है, वो नहीं बोल सकती, लेकिन जिस दिन उसकी शल्य क्रिया होगी ये सारे शब्द निकलेंगे उसके अंदर से, नीले पीले काले, जी ये सारे शब्द निकलेंगे, और इनसे जो जहर फैलेगा, जी। हाँ, ये फोन इन तो शायद ऐसे ही बजेगा, इसको मैं इग्नोर करना पड़ेगा। हाँ इनसे जो जी लावा फैलेगा वो जी एक जी बहुत प्रतिरोध का बहुत बड़ा अग्रलेख बन जाएगा। ये मैंने लिखा है उसमें। तो देखा जी जाए तो प्रतिरोध दो तरह का था। कुछ जी जी लेखक और लेखिकाएं इस तरह से लिख रहे थे कि जैसे पूरी शहर में आग लगा दो। मुझे हमेशा जी ये लगा कि बहुत बचकाना तरीका है। जब हम जी। क्रांति करने की, क्रांति का स्वप्न देखते हैं, और जब हम हाँ जी। बदलाव की कोशिश करते हैं, तो हम ये हाँ कोशिश नहीं करते कि सारा समाज तहस नहस हो जाए और केवल हम हीरो के हाँ रूप जी में। अरे जंगल में हीरो कौन बनना चाहता है? हम तो हाँ समाज के जी बीचों बीच रहकर बनना चाहते हैं ना हीरो। तो हम, जी मेरी कोशिश हमेशा ये रही कि विमर्श को एक तार्किक धरातल दिया जाए। मैंने अपने हर जी उपन्यास में, हर कहानी में कोशिश ये की है कि वो स्त्री भले ही किसी समय थोड़ा सा समझौता कर ले, थोड़ी सी रुक जाए, लेकिन इसलिए नहीं हाँ रुक रही है कि उसे पालतू बनाया जाए। वो इसलिए रुक रही जी है कि अगले दिन फिर अपनी लड़ाई शुरू कर देगी वो। तो ये जी। एक ये आपने, हम्म, जी 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 जी, आपने स्त्री काल में दिए हुए इंटरव्यू में 2005 में ये बात कही भी है कि जो हम्म, शांति है, जिस समय स्त्री की चुप्पी है, कई बार वो भी एक रणनीति की तरह काम करती है। वो हम्म, बात अलग है कि हमें जंगल में नहीं कुछ करना है, हमें करना समाज के बीचों बीच है। पर कभी हम्म, कभी ये जरूर हो जाता है कि समाज के बीचों बीच चलने का ये मतलब नहीं होता है कि हम समाज की यथास्थिति वाद के भी साथ हो जाते हैं। कभी कभी तो चुप्पी में या एक तरह की खामोशी या एक तरह के समझौते में एक खतरा तो ये है ही। पर बोलने वाली औरत जो आपकी कहानी है उसकी आपने भी बहुत चर्चा की, और मुझे भी वो बहुत पसंद आई थी। जब मैंने कॉलम भी लिखा था तो मैं जरा सा उसमें से एक पोर्शन पढ़ के
श्रोताओं को भी एक बार आपकी भाषा से, आपकी जितनी चटपटी, इतनी प्रवाहमयी भाषा है, कि एक बार उसका थोड़ा सा स्वाद मैं श्रोताओं को भी दे दूं। तो बोलने वाली औरत में से मैं जरा सा पढ़ रही हूँ। शिखा की जब कपिल से शादी हुई है, तो कपिल को शिखा की जो बहुत दीप्त व्यक्तित्व था, स्वतंत्र व्यक्तित्व, उसकी जो चमक थी, वो बहुत पसंद आया। इसीलिए उसने शादी की और औरतों जैसी नहीं लगती, जो एक ढर्रे में सारी की सारी एक जैसी दिखती हैं। ये कितनी अलग, कितनी अच्छी है। लेकिन जब वो परिवार में जाती है, तो उसकी सारा का सारा व्यक्तित्व कुंठित होकर रह जाता है। ममता जी के ज्यादातर साहित्य में ये देखने को मिलता है कि जब स्त्री प्रेम में होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रेम की सिम्फनी सी उसकी रगों में बजती हो। एकदम ऐसा उस समय इनकी जो लेखनी एकदम जो कमाल करती है, एकदम ऐसा लगता है कि रस की पूरी नदी सी बह गई हो। जैसे पढ़ते हुए भी लगते हैं कि जैसे पोर पोर में टिमकियां सी उठती हो। बट वही स्त्री जब परिवार में जाती है शादी करके, तो वो सारा कुछ खत्म हो जाता है और ऐसा लगता है बस एक उस उजास पल के लिए वो सारे के सारे बंधन स्वीकार कर रही हो। तो ठीक इसी समय शिखा के जो शब्द हैं कि परिवार में परिवार की शर्तों पर रहते रहते वह न सिर्फ अपनी शक्ल खो बैठी है, वरन अभिव्यक्ति भी। ना निकले इस वक्त मुंह से बोल, मगर शब्द उसके अंदर खलबलाते रहेंगे। घर के लोग उसके समस्त रंध्र बंद कर दें, फिर भी ये शब्द निकल भागेंगे शरीर से और जीती जागती इबारत बन जाएंगे। उसके फेफड़ों से, गली की नली से, अंतड़ियों से चिपके हुए ये शब्द बाहर आकर तीखे, नुकीले, कंटीले, जहरीले, असहमति के अग्रलेख बन जाएंगे घर भर पर, छा जाएंगे घर भर पर। अगर वह इन्हें लिख दे तो एसिड का आविष्कार हो जाए। फिलहाल उसका मुंह सूजा हुआ है, पर मुंह बंद रखना चुप रखने की शर्त नहीं है। ये शब्द उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो यहाँ पे उसको लड़ने की चेतना तो आ गई है। ये हिस्सा मैंने इसलिए पढ़ा कि कितना एसिड, उसको लगता है कि उसके भावनाओं से एक तरह से एसिड निकल रहे हैं और जो मुंह सूजा हुआ है, इसलिए उसको चुप्पी रखनी पड़ेगी। जिस दिन उसका मुंह ठीक हो गया, उस दिन उसको उसके ये शब्द जो है समाज में एक तरह से भूचाल ला देंगे। इस प्रतिरोध के साथ जो ममता जी आपने ये लिखना शुरू किया, और मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं ऐसी सिर्फ एक दो ही कहानी लूं, जैसे कि बोलने वाली औरत और एक सिर्फ एक पत्नी के नोट्स, तो इसमें मुझे लगभग स्त्री विमर्श की पूरी डायनामिज्म दिख जाता है कि स्त्री विमर्श की जरूरत क्यों है। एक पत्नी के नोट्स में जब घर पत्नी के आंखों से दिखाया जा रहा है, तो तो उसके साथ पति जो भी कुछ कर रहा है, वो लगभग नया आधुनिक पुरुष है, जो आईएएस है, जो बौद्धिक जगत में बिल्कुल सरताज है, एकदम इंटेलेक्चुअल माना जाता है, लगभग आदर्शवादी की मैं भी उससे पहली बार मिलूं तो बिल्कुल प्रभावित हो जाऊं, शायद उसकी दोस्त बनना चाहूं। लेकिन घर जाके वो जो है कविता के सारे पब्लिक स्फीयर इतनी बुरी तरीके से काबू करना चाहता है कि वो उसकी किसी स्त्री तक से दोस्ती नहीं होने देता। तो लगभग जो डायनामिज्म के साथ, सोशल डायनामिज्म के साथ जो पुरुष बना, वो इस तरीके से बना। तो मेरा सवाल एक तो ये है कि जो प्रतिरोध की चेतना शुरू से आपके यहाँ दिखती है, और उस थोड़ा से हम और शेड्स पे बातें करेंगे कि क्या क्या मुझे नजर आया। मेरे तो रगों में ऑक्सीजन दौड़ी है आपका साहित्य पढ़ के। आपका और आपकी पीढ़ी का जो साहित्य है वो स्त्री विमर्श से पहले का है। जब हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की धमक पड़ी, उससे पहले आपकी संवेदना भूमि बन चुकी थी। आपसे असहमत हूँ मैं यहाँ। जी बताइए। मेरी पीढ़ी का साहित्य पूरी तरह से स्त्री विमर्श आधारित साहित्य है। आप कैसे मन्नू भंडारी की कहानियों को अलग कर सकते हैं स्त्री विमर्श से? न जाने कब उन्होंने स्त्री की आज़ादी की चेतना की बात की उन्होंने अपनी कहानियों में। आपका बंटी में उन्होंने इतनी एक अद्भुत किस्म की थीम ली, जिसमें ये बताया उन्होंने कि बच्चों का क्या होगा अगर हम बहुत अधिक स्वाधीनता की मांग करेंगे। और देखो, भारतीय समाज को पहले आप समझो। भारतीय समाज एक बड़ी जटिल संरचना है। आप स्त्री और पुरुष दोनों शिक्षा पाते हैं, यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाते हैं, दोनों पढ़े लिखे घरों से आते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है
तो पुरुष के दिमाग की वो पारंपरिक परिपाटी जागृत हो जाती है, सक्रिय जी हो जाती है, जिसमें जी उसने अपनी माँ को, बहन को, भाभी को और अपने पड़ोसियों को देखा है। और हाँ तब जी वो कोशिश ही करता है कि उसको जो यूनिक लड़की मिली है वो भी पालतू बन जाए। और जी सारा संघर्ष यहाँ पर यह है कि अपने को पालतू बनाए रखने से रोकना है, और जी साथ ही साथ घर को तोड़ना भी नहीं है। देखिए, घर को जी तोड़ने की ये जो बात बहुत ज्यादा बाद में चली, स्त्री स्वातंत्र की बात चली, समानांतर संबंधों की बात चली लगातार, ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है और ये जी बहुत दिनों तक नहीं टिकता है। आप सोचिए, जब स्त्री विरुद्ध हो जाएगी, अधेड़ हो जाएगी, तब उसका क्या होगा? जब जी प्रेमियों की संख्या घट जाएगी, प्रेमी तो शादी करके पहुंच जाएंगे, एक पारंपरिक लड़की उन्हें मिल जाएगी, जैसा बेघर में है कि बेघर का जी परमजीत जो है वो रमा नाम की एक तकनीकी कुमारी लड़की ढूंढ लेता है और जीवन भर मुसीबत पाता है उसके बाद। जी तो आप ये देखिए कि हमें सबसे पहले तो भारतीय समाज की संरचना को समझना है, और इसी जी समाज में आपको अपने पुरुष ढूंढने हैं, इसी जी समाज में आपको रहना है, और इसी समाज में प्रगति करनी है। जैसे एक पत्नी की नोट्स में लड़की भी जी कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है, लेकिन वो लगातार ये सोचता है कि एक पायदान वो नीचे खड़ी रहे। वो ये नहीं पसंद करता कि वो पॉपुलर हो, वो नहीं चाहता कि उसके कलीग्स उससे मिलने आए, वो उनके साथ अजीब व्यवहार करता है। अगर पार्टी में जाते हैं वहां पर वो उसको एम्बेरस करता है कि देखो तुमने एक बाल रंगने से छोड़ दिया। मतलब तरह तरह से वो उसको टॉर्चर करता है। थोड़ा सा प्रगतिशील कहानी में भी मैंने यही बात ली, पटकनी कहानी में मैंने यही बात ली है। तो आप ये देखिए कि लगातार स्त्री के साथ होता ये है कि उसको आगे बढ़ने में उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं, लेकिन जी जाहिर है कि वो सारे प्रतिबंधों को तोड़कर आगे हम्म, बढ़े। बस इतना ध्यान रखे, मैं सोचती हूँ कि वो घर न तोड़े, क्योंकि घर तोड़ के ज्यादा दुर्दशा उसी को मिलेगी। जी ऐसा मेरा ख्याल है। अब जी आप ममता इस जी आप अब जी आप जी इसको जी कहते हैं कि मेरी पीढ़ी का, मैं ये नहीं मानती हूँ। ये पीढ़ियां जो है और ये समय, ये एक सतत प्रवाह है। मैं कई जी बार देखती हूँ आज कहानियों में, अगर मान लीजिए बहुत अधिक उपभोक्तावाद है तो साथ ही साथ भोगवाद भी बहुत है। अक्सर तो लेखिका को और लेखक को ये पता नहीं होता कि कहाँ ले जाना है अपने पात्र को, जी कहाँ जी तक उसको दिखाना है, कहाँ जी तक उसको आप स्वतंत्र दिखा सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो यही देखना है कि आप समाज को तोड़ने के लिए लिख रहे हैं या समाज को बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए लिख रहे हैं। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि लेखक की एक सामाजिक जिम्मेदारी है, बावजूद सारे गुस्से के एक सामाजिक जिम्मेदारी है। जैसे आप अपने बच्चों को मारते हैं, इतना नहीं मारते कि वो मर जाए, जी आप इतना मारेंगे जितना जिसमें वो सुधर जाए। जी जी ममता जी, आप ये तो अचानक से जो हमारा वो है विमर्श है, ये बचाने और मारने, तोड़ने और बचाने के दो उसमें डाइकोटोमी में फंस गया। आपका तो इतना विपुल लेखन है जिसे कहने चाहिए कि बारीक से बारीक धड़कन तक सुनाई पड़ती है, मनोविज्ञान, स्त्री के मन की, स्त्री की देह की, स्त्री की सबकी। तो ये इतना ऐसा मामला नहीं है सिर्फ तोड़ने और बचाने का, ये तो हम तय करके बात करने से पहले ही तय है कि सिर्फ हम बचाने की ही बात करने जा रहे हैं। अब जी जैसे जो कविता वाली बात है एक पत्नी के नोट्स में, तो इसमें सिर्फ इतना नहीं है कि संदीप कविता को अपने से एक पायदान नीचे चाह रहा है, बल्कि वो उसका पब्लिक स्फीयर में कोई एक जना भी कविता के गुणों का संज्ञान लेने वाला कोई हो संदीप के अलावा दुनिया में, उसको मंजूर नहीं है। तो इस तरह की जो अनुभव हमारे हैं वो हमें प्रोफेशनल स्फीयर में भी आते रहते हैं। आपकी इस बात से तो मैं कतई सहमत हूँ कि घर जो है इस समय परिवार से बेहतर कुछ सभ्यता ने इजाद किया नहीं है। जब तक सभ्यता उससे बेहतर कुछ ना पाले तब तक हम किसी और चीज की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि स्त्री का शोषण बढ़ जाएगा। लेकिन वो जो चौहद्दी है, वो चौहद्दी में अपनी नहीं लगा रही, जो आपके अपनी रचना के हिसाब से जो विकास की पूरी प्रक्रिया दिखती है कि स्त्री को कहाँ जाना है, उतने की भी मैं अगर बात करूं तो मैं आपकी भाषा में बात करती हूँ। जैसे कि जनरली आपके कई सारे इंटरव्यूज में मुझे सुनाई पड़ता है कि जो संविधान है उसमें स्त्री पुरुष को बिल्कुल बराबर अधिकार मिले हैं, और ये बात भी बार बार आती है कि दलित या स्त्री को कोई किसी तरह का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, साहित्य में मिलना भी नहीं चाहिए।
मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि स्त्री और दलित का, अगर आपको स्त्री और दलितों की जरूरत है अपने आंदोलनों में, समाज को अगर उनकी जरूरत है, तो उनके सवालों को तो एड्रेस करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज पूछती हूँ कि बार बार मुझे जैसे ये सुनाई पड़ता है कि संविधान में दोनों बराबर है, स्त्री पुरुष, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है पूरी करने की। तो ये जो इच्छा शक्ति की कमी है, जिसकी वजह से चाहे वो महिला, ये आरक्षण हो महिला का राजनीति में, चाहे कुछ भी हो, चाहे संवैधानिक अधिकार हो, वो नहीं लागू हो पाते। तो ये जो इच्छा शक्ति की कमी है, उसे हम कैसे डिफाइन करें? जैसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उसे हम कैसे डिफाइन करें? रश्मि, मुझे ये लगता है कि जिस समय आप ये स्त्री विमर्श की अवधारणा की बात कर रही हैं मेरे से, ये सारे परिवार की जब बात होती है, आप उसमें एक चीज को मुझे लगता है बिल्कुल भूल रही हैं, दो बातों को भूल रही हैं। एक बात तो ये कि स्त्री को जो भी पुरुष मिला है अपने जीवन में, उसकी भी बड़ी जटिल संरचना है, उसका मनोविज्ञान बहुत जटिल है, और स्त्री का मनोविज्ञान भी बहुत सरल नहीं है, और बीच में दोनों के एक प्रेम नाम की भी चीज है जी। और वो प्रेम जो है वो बहुत सी चीजों का डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जैसे कि एक पत्नी के नोट्स का जो अंत था जिसमें मैंने दिखाया कि वो कूद जाती है और उसके पीछे पीछे वो भी कूद जाता है ना, जो उसका संदीप भी कूद जाता है। तो ये जो इसका अंत था, इसको पढ़कर कथाकार संजीव ने मुझे कहा कि मैंने आपको 10 गाली दी ये पढ़कर, आपने क्यों दिखाया है कि वो उसके पीछे पीछे कूद जाता है, वो दोनों फिर से घर शुरू करते हैं। वो शायद मेरे मन में एक ये बात भी थी हमेशा से कि क्योंकि मैंने प्रेम विवाह किया, तो मैं हमेशा इस कोशिश में थी कि अपने को प्रेम का टूट जाना और विवाह का टूट जाना भी एक पराजय है। और शायद कहीं पराजित नहीं होना चाहती है, ना विमर्श में और ना परिवार में। और अगर आप सोचते हैं कि आपके समय में स्त्री इतनी स्वतंत्र हो गई है कि वो परिवार को और चूल्हे को दोनों को लात मारकर और बाहर निकल जा सकती है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कितने साल खुश रह सकती है उसके बाद। नहीं, मैंने तो कुछ ऐसा सोचा ही नहीं। हम देखिए अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ हम अंदर अंदर स्वाधीन महसूस करते हैं। ऊपर से भले कोई हमें कह दे कि रात के 9 बजे घर आ जाना है, लेकिन अंदर तो हम बहुत स्वाधीन है। और जब से डिजिटल माध्यम आ गए हैं, सोशल माध्यम आ गए हैं, तब से तो हमारी स्वाधीनता की बिल्कुल नई परिभाषा पैदा हो गई है। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आपको कोई कितना प्रतिबंधित कर रहा है। आप प्रतिबंधित नहीं होते क्योंकि आपके पास खुलने के लिए कितनी खिड़कियां हैं। समझ में आ रही है ना आपकी बात? मेरा ख्याल है कि मेरे दिमाग में विमर्श का एक बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का प्रारूप है, और आप लोगों के दिमाग में शायद विमर्श का एक प्रलयंकारी रूप है, और मेरे अंदर वो प्रलयंकारी रूप नहीं है उसका। अब आप इसको जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आई एम द विनर, क्योंकि मैंने अपनी शादी और अपनी नौकरी और अपना घर, बच्चे और लेखन, सारी चीजें साथ साथ चलाई। हो सकता है सब थोड़ी थोड़ी गड़बड़ चली हो, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ आई एम द विनर। नहीं, आप तो पक्का ही विनर है, क्योंकि आपने तो बहुत सारी उपलब्धियां अपनी नहीं भी बोली। आपकी तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेरे जैसे कुछ लोग जिन्हें की साहित्य के ऐसे संस्कार नहीं मिले थे, चेतना हमारी इतनी कम उम्र में नहीं जागी, अभी जागी है 2-3 साल से, तो उस जागने में आपके साहित्य का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो जिस समय आपने, मैं तो स्त्री विमर्श की प्रवक्ता के तौर पे आपसे थोड़ी बात कर रही हूँ, मैं आपकी साहित्य की अध्येता के तौर पे आपसे बात कर रही हूँ कि मैंने अपना काफी साहित्य पढ़ा है, तो कुछ सवाल मन में उठे जिस पर, मतलब कोई भी पीढ़ी होती है तो वो तो पीछे से जो रोशनी आ रही है उसी के आधार पे आगे बढ़ती है। तो जैसे मैं महादेवी वर्मा, सुभद्रा चौहान, कृष्णा सोपती, मन्नू भंडारी का योगदान मानती हूँ, उससे आगे ले जाने में साहित्य में आपका बहुत बड़ा योगदान है। जितनी तरीके से कोई स्त्री घुट सकती है, आज भी मेरी चेतना में घुटन के जितने तरीके हो सकते हैं वो सारे आपके साहित्य में मौजूद हैं। और घर जो कि उपनिवेश तो घरों में पलता ही है, एक तरह से मिनी उपनिवेश,
वहां पे सही आपने है। लगातार अटैक किया है, बार बार आपने ये लिखा भी है कि घर मुझे ऐसा बांधने वाला घर नहीं चाहिए, चाहे जी वो दुखम सुखम की हिंदू हो चाहे जो भी हो, जो एकदम बंधने वाला, या कविता ही हो एक पत्नी के नोट्स की, जब वो बंधने वाले घर में चली जाती है तो उसकी पूरी की पूरी आंच एकदम धीमी हो जाती है। मेरा तो उल्टा आपसे ये सवाल था, आपने कह दिया कि तुम स्त्री विमर्शवादी, मैं तो स्त्री को तुम और हम में बांटना ही नहीं चाहती, क्योंकि अगर वो जो संदीप है उसका, एक पत्नी के नोट्स का, उसकी जी शादी चाहे हमसे होती या तुमसे या हमसे किसी से भी होती, उसने सलूक यही करना था। हाँ तो बिल्कुल। तो हम और तुम हाथ पकड़ के क्यों ना संदीपों से बात करें। मैं बात ना घर तोड़ने की कर रही हूँ, न ही मैं बात इस बात की कर रही थी कि परिवार तो मैं मानती ही नहीं कि तब तक टूटना चाहिए जब तक कि हम उससे बेहतर तरीके नहीं निकाल, और बिना प्रेम के भी स्त्री क्यों रहेगी। मेरा आपसे ये सवाल था कि बस एक लास्ट, बस खाली लास्ट 2 वाक्य। उल्टा मैं तो आपसे ये पूछना चाहती थी कि कृष्णा सोपती हो, मन्नू भंडारी हो, चाहे आप हो, जो लोग अपने इंटरव्यूज में जो डायरेक्ट जो वक्तव्य देते हैं, अपने आत्म वक्तव्य, उनमें जो स्त्री विमर्श का विरोध करते हैं, उनमें स्त्री चेतना की उत्तरोत्तर वृद्धि, जेंडर चेतना की ज्यादा परतें मुझे इनमें ही दिखाई देती हैं। इवन आपकी तो पूरी कहानी, जो पत्नी के नोट्स, बोलने वाली औरत, दुखम सुखम, एक तरह से स्त्री विमर्श की पूरी विकास यात्रा उसमें दिखती है। तो मैं जानना चाहती थी कि जो साहित्य से हमें जो विकास नजर आता है और जो वक्तव्य होते हैं, उनमें ये अंतराल क्यों दिखता है, ये हिचक क्यों है मानने में, हम क्यों नहीं मान लेते कि स्त्री के सवालों को संबोधित करने के लिए स्त्री विमर्श की साहित्य के पन्नों के बाहर भी जरूरत है, और उससे वो रास्ते निकलेंगे जिसके बाद कपिल जो है शिखा के मुंह में, कपिल के बच्चे और कपिल घूसा नहीं मार पाएंगे कि मुंह सूज जाए स्त्री का बोलने में, या कविता को संदीप अपने आवेगों का बंदी नहीं बना पाएगा। क्या ये रास्ते स्त्री विमर्श से नहीं मिल सकते, हवा बनाने में क्या उसका कोई हाथ नहीं हो सकता। मैं ये पूछना चाहती हूँ, साहित्य में तो आपके स्त्री चेतना की जितनी परतें हैं, उतनी परतें मुझे स्त्रीवादी में भी नहीं मिली। यही मेरा सवाल था जी। ऐसा है रश्मि कि मुझे लगता है जी कि साहित्य के ऊपर हम कुछ जी ज्यादा ही जिम्मेदारियां डाल रहे हैं। जी जब हम ये सोचते हैं कि समाज का सारा परिवर्तन जो है वो साहित्य से ही होगा, जी संबंधों का सारा परिवर्तन साहित्य से ही होगा, नहीं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि साहित्य को कभी कभी सुख के लिए भी पढ़ना चाहिए, जी साहित्य को कभी कभी केवल गल्प के रस के लिए पढ़ना चाहिए। जी जी अगर हम उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां डाल देंगे तो भाई आज हालत ये है कि कविता राजनीति संभाल रही है, कविता सारी जो जितने आंदोलन होते हैं उनको संभाल रही है, और जी कहानियों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारा विमर्श संभाले और स्त्री के अंदर ऐसी चेतना डाल दे कि थप्पड़ अगली बार स्त्री को ना पड़े, वो पुरुष को मारे। यानी अगर हमें इतनी दूर तक ले जा रहे हैं विमर्श को, तो साहित्य को भी तो थोड़ा साहित्य रहने दो। मैं ये कह रही हूँ, मुझे ये लगता है कि हम लोग साहित्य के जी ऊपर आज बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां डाल रहे हैं। जबकि आप सोचिए, जब बंगला साहित्य लिखा जा रहा था, मराठी जी साहित्य लिखा जा रहा था, इतना अच्छा मलयालम साहित्य लिखा जा रहा था, तो विमर्श से परे दोनों संघर्ष कर रहे थे। जमीन पढ़िए आप, उसमें दोनों संघर्ष करती है, मछुआरे भी और मछुआरिन भी। जी उसमें कहीं पर भी हमारे सामने ये नहीं आता कौन जीतेगा। ये विमर्श वाली बात और विजेता होने वाली बात जो है, वो कई बार मुझे खुद लगने लगी है कि बहुत अस्वाभाविक है। क्योंकि समाज में जब तक दोनों प्रगति नहीं करेंगे तब तक प्रगति होगी कैसे। हम ये नहीं चाहते कि पुरुष हमको बेचारे रूप में मिले, समझ में आई जी बात की, हम ये नहीं चाहते। जी हम अपनी कहानियों में वो बेचारा चित्रित करके खुश नहीं होंगे। अगर ठीक है, अगर वो धूर्त थे संदीप की तरह, तो साथ ही साथ वो मूर्ख भी ना हो। जी तो रश्मि हाँ थोड़ा सा आप जी अच्छी तरह इस बात को समझ सकती हैं। ये एक जी टक्कर होती है बराबर की, और ये जी रोज चलती है टक्कर, रोज घर में चलती है ये टक्कर, और रोज उसके बाद इसका शमन होता है। हम लोग सो जाते हैं और सुबह उठते तो फिर मोर्चे खुल जाते हैं हम लोगों के। तो जैसा जीवन में है वैसे ही साहित्य में रहने दो, इसको बहुत ज्यादा
विजेता और उप विजेता, रनर अप के रूप में मत देखो। मुझे लगता है कि विमर्श के प्रश्न को हम लोगों ने बहुत विकट बना दिया है। हाँ, विकट तो वास्तव में बन गया है वो, क्योंकि जिस समय मैं बात शुरू कर रही थी कि आपकी और मन्नू भंडारी उस सब पीढ़ी की स्त्री चेतना हमें कहाँ तक ले जाती है, वो स्त्री चेतना, हाँ, वो स्त्री चेतना लगभग स्त्री विमर्श के लाइट आ जाएगी 1 मिनट में। आप मेरी आवाज सुनना जारी रख सकते हैं। तो ये जो मैं जिस स्त्री चेतना, स्त्री चेतना तो लगातार देखिए जागरूक हो रही है, स्त्री को शिक्षा मिल रही है, स्त्री नए नए क्षेत्रों में शिक्षा पा रही है, उनमें करियर बना रही है अपना, तो स्त्री की चेतना तो लगातार जागरूक हो रही है। अब तो पुरुष को कदम से कदम मिलाना है। अब तो हाँ, ये आप सारी समस्या इसकी है कि पुरुष हमसे कदम कैसे मिलाए, और वो आंख से ये असली तो समस्या ये आ गई है, इसलिए वो कुंठा का मारा हो सकता है। और उसके इसीलिए बीच में हाँ, आपने एक साक्षात्कार में ये बात बोली भी है, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए बोल रही हूँ कि आपने ये जो आउटलुक में स्त्री विमर्श पे जो लेख सीरीज चली थी, उसमें आपने ये कहा भी है जो आप अभी कह रही हैं कि जो मध्यकालीन मध्य वर्गीय जो स्त्री है वो इतनी तेज आगे बढ़ती जा रही है अपनी प्रतिभा और अपनी उपलब्धियों में कि पुरुष कुंठित फील करते हैं, उसके बाद उस स्त्री पे हिंसा करते हैं, और ये जो मध्य वर्ग में जो हिंसा हो रही है ये निम्न वर्ग से भी ज्यादा हो रही है। हाँ, तो दरअसल पुरुष विमर्श की जरूरत है भाई, अब पुरुष विमर्श की जरूरत है। राजेंद्र यादव ने स्त्री विमर्श को आसमान पे चढ़ाया, गलत सही उल्टा सीधा जैसा भी किया, उन्होंने उसको स्त्री विमर्श को आसमान पे चढ़ाया। अब मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कोई ऐसा संपादक आए जो पुरुष विमर्श को भी थोड़े से कोशिश करे कि पुरुष विमर्श सामने आए और पुरुषों को समझाने की कोशिश की जाए, पुरुषों को थोड़ा मुक्त करने की कोशिश की जाए। न जाने कहाँ कहाँ उनकी बेड़ियां पड़ी रहती पैरों में। जिस समय शादी होती है वो अपनी माँ के लिए लल्ला बन जाते हैं, उसके बाद लोग कहते हैं कि वो जोरू के गुलाम बन जाते हैं। यानी वो दोनों स्थितियां हमें अच्छी नहीं लगती है। हम उसे अपने साथी के रूप में देखना चाहते हैं, बराबर का आर्गुमेंट करे हमारे साथ, बराबर की लॉजिक करे हमारे साथ, तब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह बच्चों से चाहते हैं, हम अपना एक तार्किक किस्म का रिलेशनशिप चाहते हैं समाज में। और शायद लेखक को भी इस चीज की चेतना आनी चाहिए कि जब वो लिखता है तो केवल यथास्थिति देने का मतलब नहीं कुछ होता है, तथा स्थिति देने का मतलब नहीं होता है, केवल कथा स्थिति बनाने का मतलब नहीं होता है। उसे कम से कम समाज से जुड़ा होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, संभव होनी चाहिए चीजें। यथार्थवाद का और क्या मतलब है? जो हम यथार्थवाद की करते हैं, हमें परिलोक की कहानियां नहीं लिखनी है, कोई पढ़ेगा भी नहीं उनको। हम एलियंस की कहानी नहीं लिखेंगे, हम अपने मनुष्यों की कहानी लिखेंगे, मनुष्यों में जो बदलाव आ गया है। और आज का जो समय है, महामारी का समय, आज जैसा संकट काल तो कभी नहीं आया था। मुझे लगता है ये सारी विमर्श की बातें छोड़ के थोड़ी सी आज के समय की आप बात कीजिए कि आज जो समय है जब आप एकदम एक दूसरे के पास होते हुए भी पास नहीं है, हर व्यक्ति एक दूसरे से परहेज कर रहा है, संदेह कर रहा है, हर आदमी को दूर रहने की सलाह दी जा रही है, महामारी फैले जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा वो कैसे फैल रही है, इसका वैक्सीन तक नहीं बन रहा है। हमें इस समय को भी कहीं अपने शब्दों में कैद कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा तो वही होगा कि जिसमें आप लेखक का ये बहुत बड़ा रोल होगा कि लेखक कम से कम इस समय को परिभाषित करे और इस समय को एनालाइज करे, ये बताए कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी की तरफ प्यार से देखा तो कोरोना हो जाएगा। अभी तो हम लोग को ऐसा सिखाया जा रहा है कि आंखों ही आंखों में कोरोना हो जाएगा। तो ये सारी चीज जो है इसके प्रति एक, मुझे ये लगता है एक सोच समझ वाला दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा, और इस समय को भी कैद करना चाहिए। जिस तरह से मार्क्वेज लव इन द टाइम्स ऑफ कॉलेरा लिखा था, तो लव इन द टाइम्स ऑफ कोरोना भी एक चीज है। मैं देखती हूँ अभी भी इक्का दुक्का शादियां तो हो रही हैं, क्यों? जिनकी तय है शादियां वो शादी करेंगे ही करेंगे, जाहिर है वो सामान्य जीवन जिएंगे ही जिएंगे। तो मुझे लगता है कि कोरोना के को लेकर जो भ्रांतियां हैं, महामारी को लेकर जो भ्रांतियां और जो भय का वातावरण है,
उसको दूर करने में साहित्य बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। चाहे पुरुष लिखे लिखे चाहे स्त्री लिखे, ये मैं इसमें कोई भी लिंग भेद नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ लेखक तो लेखक होता है, और जी ये सारी चीजें हमें सामने रखनी चाहिए एक लेखक के रूप में। इतना बृहत्तर समाज है, और समाज में आज जो समस्याएं पैदा हो गई है वो आज 2019 में नहीं थी ये समस्याएं, जी जी 2018 में ये समस्या नहीं थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि 2021 में भी ये समस्या खत्म हो जाएगी। जी, आपकी गद्य की रवानगी हमें की इसकी ओर थोड़ा ध्यान और देना चाहिए। जी जी, आपकी गद्य की रवानगी की और आपकी यथार्थवादी दृष्टि की तो मैं भी बहुत बड़ी कायल हूँ। तार्किकता की भी आपने बहुत मौलिक रास्ते निकाले हैं, जीवन में भी और पन्नों में भी। चाहे बस यहाँ पे हल्का सा इसमें खाली 2 लाइनें प्रश्न नहीं है, खाली आपकी बात पे एक मेरा भी वो है कि जैसे दुखम सुखम हो चाहे कोई भी और हो, आपकी किताब उसमें जनरली जो बहुत शोषित स्त्री है उसका जो मन समझता है वो स्त्री समझ पाती है अक्सर। दुखम सुखम में जो दादी है उसकी जो कथा लिख रही है वो मनीषा लिख रही है, और बार बार ये बात आती है कि जितनी आजादी देश की इम्पोर्टेंट है उतनी स्त्री की भी है। बल्कि विद्यावती कहती है कि गांधी बापू तुम ऐसे कैसे मर गए देश को आजाद करा के, असली बात तो स्त्री की आजादी थी, उसको कराए औरतों के बिना लिए मर गए, जी। है ना। तो वहां पे भी जब पोती आई है, ये औरत औरत के साथ आ रही है तो उसकी थोड़ी सी ताकत बढ़ रही है। तो मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि आपकी साहित्य में जेंडर चेतना की परतें, यथार्थवादी दृष्टि, तार्किक रास्ते, जो उस समाज में जैसे भी रास्ते खुल सकते थे वो रंध्र खुलते हैं, वो खिड़कियां खुलती हैं साहित्य में। सब कुछ वैसा होता हुआ नजर आता है, सिर्फ साहित्य में और जो वक्तव्य में जो गैप है सिर्फ उसके बीच में उंगली रखती, वो भी मैं अब आके रखती। आपने पहले सोच लिया कि मैं स्त्री विमर्श की बात कर रही हूँ, और हमारा जो थोड़ा सा मतभेद है वो सिर्फ इस बात में है कि जैसे आपने अभी यथार्थ की बहुत भयावह तस्वीर पेश की, वास्तव में बहुत भयावह यथार्थ में हम इस समय जी रहे हैं। फांसीवाद की ताकतें हैं, बीमारी है, वर्ग विषमता, सब तरह की विषमता बढ़ती जा रही है। आपने कहा कि इस समय हम स्त्री विमर्श को छोड़ के इन प्रॉब्लम्स की तरफ देखें, जबकि नहीं मुझे नहीं, ये मेरा लगता है कि बस एक लाइन सर मैम, कि स्त्री विमर्श के साथ भी हम अपने समय को बहुत अच्छे से संबोधित कर पाते हैं। स्त्री विमर्श जस्ट स्त्री होने के नाते जो हमारी कुछ खिड़कियां औरों से ज्यादा खुली हुई हैं, हमें सप्रेशन के टूल्स पता है जिनसे हमें सप्रेस किया है। तो हम दलित आदिवासी वो जो धरती के नीचे गाड़ दिए लोग गए लोग हैं इतिहास के पन्नों के नीचे, उनके साथ एक एसोसिएशन फील कर पाते हैं। तो बाकी हम भी यथार्थवादी दृष्टि से ही यथार्थ को देखते हैं। बस इतना मैं कह रही थी। ममता जी आप इजाजत दें तो मैं थोड़े से 2-3 श्रोताओं के सवाल ले लूं। बिल्कुल। पहले एक मैं रचना त्यागी का सवाल पहले ले रही हूँ कि उनका सवाल है, एक प्रसिद्ध लेखक और संपादक की पत्नी होना एक लेखिका के लिए कैसा अनुभव होता है? क्या उनका अपना व्यक्तित्व प्रभावित होता है, उभर पाता है या दब जाता है? देखिए, दबने का तो कोई सवाल ही नहीं है, संपादक की पत्नी होना और एक अपने जैसे एक लेखक के साथ जीवन जीना, इसमें कोई व्यक्तित्व का दबने का सवाल बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दो बिल्कुल अलग अलग प्राणी थे, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे हम लोग। हम दोनों का बचपन बिल्कुल अलग तरीके से बीता, अलग तरीके से हम बड़े हुए बिल्कुल, और शायद हम बिल्कुल इतने अलग थे, इतने एक दूसरे से इतने कॉन्ट्रास्ट थे, यही चीज हम लोगों को आकर्षण के केंद्र में बांध सकी। क्योंकि लाइक्स हमेशा रिपेल करते हैं, डिसलाइक्स हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। तो वो हर चीज में आप समझिए कि वो बिल्कुल मुझसे अलग किस्म के थे, और वो अपनी तरह के विलक्षण व्यक्ति थे, और मैं भी कोई बहुत मामूली नहीं थी। मैं अपनी तरह से सोचती थी, और मैं अपने सोच को कभी किसी के कहने से रद्दोबदल नहीं करती थी। जो मैंने सोच लिया वो सोच लिया। जब मैं बेघर लिख रही थी, एक बार रवि ने धीरे से कहा, रवि ने कहा सोच लो कि तुम इस पर लिख सकती हो कि नहीं लिख सकती हो, क्योंकि उस समय कौमार्य एक बहुत बड़ा मूल्य था जब मैंने ये लिखा, और कौमार्य को भी मैंने उसमें चैलेंज किया, कौमार्य के मेथड को मैंने चैलेंज किया बेघर में। तो वो एक बार हल्का सा कहा उन्होंने,
मैंने कहा देखो मुझे करने दो जो मैं काम कर रही हूँ, मैं जानती हूँ मुझे क्या लिखना है। और जबकि मैं कुछ नहीं जानती थी कैसे लिखा जाता है नॉवल, फिर भी मैंने लिखा। इसी तरह जब वो संपादन करते थे तो कई चीजों पर मेरी सहमति नहीं होती थी। जैसे उन्होंने बेवफाई विशेषांक निकाला नया ज्ञानोदय का, मैं नहीं चाहती थी कि वो निकाले। मैंने कहा क्या तुम कर रहे हो, ये फिल्मों के लिए छोड़ दो भाई, ये विषय तुम क्यों निकालना चाहते हो इसमें। ये कह रहे कि नहीं नहीं, एने कैरेनिना से लगाकर देखो तुम, मैडम बोवेरी से लगाकर देखो, और बेवफाई का एक बहुत लंबा और बड़ा आकर्षक इतिहास रहा है। और उन्होंने बेवफाई विशेषांक निकाला। उन्होंने कई बार अपने हाथ जलाए संपादन में। लेकिन मैंने अगर कभी उन्हें ये कहा, वो ये नहीं पसंद करते थे कि मैं उनकी किसी स्क्रिप्ट में या उनके किसी लेखक के लेख में मैं कोई निशान भी लगाऊं। मैंने पढ़कर मौखिक रूप से कहा कि देखो ये 3 शब्द इसमें नहीं जाने चाहिए, जो जा रहे थे विभूति नारायण राय के इंटरव्यू में। उन्होंने कहा तुम रहने दो, तुम रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं पता है और तुम्हें संपादन के बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने कहा ठीक है। अब छोटी छोटी बातों पर मैं लड़ती नहीं थी। अगर उन्होंने नहीं पता तो ठीक है, मैं तो आजाद हो गई, अब तुम जानो, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो ऐसा होता है कि आप संपादक की पत्नी होते हैं, संपादक के साथी होते हैं, लेकिन आप थोड़ी दूर तक ही बता सकते हैं ना कोई रास्ता। अगर कोई गड्ढे में गिरने के लिए तैयार बैठा तो वो गिरेगा, और उसके बाद उसका काफी पंख स्नान भी हुआ उनका, वो अपनी जगह है। लेकिन वो बहुत बेमिसाल संपादक भी थे। उन्होंने एक पूरी की पूरी युवा पीढ़ी खड़ी कर दी। न जाने कितने लेखक उन्होंने पैदा किए, मतलब पैदा किए, उन्होंने खोजे। लेखक तो वो थे ही, उन्हें वो ना खोजते तो कोई और संपादक आकर खोजता। लेकिन रवि ने ढूंढ ढूंढ कर लोगों को, युवा लोगों को कलम की तरफ मोड़ा, और उन्होंने उन्हें सिखाया, उन्हें बताया कि तुम लिख सकते हो, इसमें एक संभावना है। और देखिए लिखने की जब सामर्थ्य किसी की आप टटोल के बता दे तुम्हारे अंदर ये है, आप उसको एक बहुत बड़ा शक्ति केंद्र दे रहे हैं, जीवन भर के लिए आने का एक आसरा दे रहे हैं उसको। क्योंकि बोलने से, लिखने में जो आत्मविश्वास आता है ना, इतना शायद मेरे ख्याल है हर महीने की तनख्वाह से भी नहीं आता, जितना बोलने का और जितना लिखने का विश्वास है। आपको पता है आप अपनी कलम से आज नहीं तो 100 साल बाद कोई बदलाव लाएंगे। तो रवि एक बहुत बेमिसाल संपादक थे कि उन्होंने एक पूरी की पूरी युवा पीढ़ी पहले वागर्थ में, उसके नया ज्ञानोदय में पता लगाई, और उन लोगों को लगातार बढ़ावा दिया। और रवि ने हमेशा ये की कि वो नए से नए लोगों को सामने लाए, और उन्होंने कभी अपनी कुंठा नहीं रखी। जैसे कि बहुत पहले के कितने विख्यात संपादक रहे हैं जो हमेशा कोशिश करते थे अपने से कमतर लेखकों को छापा जाए, ताकि उनकी जो मशाल है वो खूब प्रज्वलित रहे। रवि ने कभी ये कोशिश की। रवि अपने से बेहतर ढूंढते थे हमेशा। तो मैं तो मानती हूँ कि संपादक के रूप में रवि बहुत बेमिसाल थे, और लेखक के रूप में भी वो बहुत स्वाधीनता देते थे। मैं जो मर्जी लिखूं, जांच अभी जारी है जैसी कहानी मैंने लिखी, न जाने कितनी और कहानियां मैंने लिखी, उन्होंने कभी भी मेरे ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया, और कभी भी ये नहीं हुआ कि उन्होंने मेरा लिखा कभी पढ़ने की कोशिश की हो या मैंने उनका लिखा पढ़ने की कोशिश की हो। हम एक घर में रहने वाले 2 स्वतंत्र लेखक थे। कभी भी हुआ, और कई बार तो ये होता था कि जैसे हम चिट्ठी लिख रहे हैं, लक्ष्मीधर मालवीय जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो एक एरोग्राम आता था उस समय ₹1.25 का। वो एरोग्राम में जो बड़ी वाली तरफ थी वहां रवि मेरी शिकायत लिखते थे उनको, और जो उसको छोटी वाली साइड थी वहां मैं रवि की शिकायत लिखती थी, और चिट्ठी को चिपका के डाल दिया जाता था डाकघर में। कभी कोशिश नहीं की कि वो मेरी शिकायत पढ़े या मैं उनकी शिकायत पढ़ूं। और मालवीय जी वहां से चिट्ठी भेजते थे, तब वो हम दोनों को अलग अलग चिट्ठी में समझाते थे कि भाई तुमने ये लिखा है, ऐसा तुम किया करो, ऐसा तुम किया करो। और मेरी शिकायतें उनके बारे में बहुत ही सामान्य किस्म की शिकायतें थी, जो कि किसी भी जीवन साथी को हो सकती है, कि भाई रात को देर में सोते हैं, खाने का कोई समय नहीं है उनका, पीते हैं, ठीक है ना, और दोस्तों की महफिल हर समय जमाए रहते हैं, या लंबे लंबे फोन करते हैं। तो मेरी हालत ये होती थी कि मैं कॉलेज जाके उनको फोन करती थी कि लाओ अब तुमसे बात करो, तो मुझे मौका ही नहीं मिलता था बात करने। ये बात, ये सब बड़ी छोटी छोटी और बड़ी प्यारी प्यारी दिक्कतें थी। जी, तो रचना जी को पता चल गया होगा जी कि
उनका व्यक्तित्व तो उभरा ही है इससे, दोनों का एक दूसरे के साथ दबा नहीं है। और इससे हाँ ज्यादा विस्तार से वो पढ़ पाएंगी जो उनकी रवि कथा किताब आने वाली है उसमें। जी जी जी। और हाँ एक लाइन में और बोल दूं कि जी रविंद्र कालिया के साथ इन्होंने इलाहाबाद, दिल्ली और सारे बम्बई शहरों की, जिसे बोलते हैं ना, जी जी। शहरों में जो रगों की तरह गलियां दौड़ती हैं, उनका हाँ सारा सफर इन्होंने उनके साथ किया। जब एक बार वो दिल्ली से बॉम्बे चले गए और ममता जी यहाँ दिल्ली में रह गई, तो उनका एक कथन है कि सारा भारत मेरे लिए लेटर बॉक्स में समा गया। तो ये वाले सवाल पे तो यहीं पे खत्म करते हैं कि अभी इन्होंने बोला कि अभिव्यक्ति बहुत बड़ी चीज है, एक महीने की सैलरी से भी वो चीज नहीं आती। यानी अभिव्यक्ति को आर्थिक जरूरतों से भी कई कहाँ ऊपर रखा। तो हम भी सिर्फ अभिव्यक्ति की ही बात करते हैं, लेकिन हमारे अपने घरों में संपादक नहीं है, तो हम हमारी बाहर से भी कुंठित होती है, सभी की होती है, आपकी भी होती ही होगी। तो हम उसी पे बात कर लेते हैं। एक और सवाल यहाँ पे था कि जो घर है, घर को बचाए रखने की जो बात हुई है सहिष्णुता की, तो वो पूछ रहे हैं घर संभालने के लिए सहिष्णुता का लेवल क्या हो, क्या घर के लोकतंत्र के विस्तार की जरूरत नहीं है, जिसे लेकर आप लगातार लिखती भी रही हैं। ये एक सवाल इसमें आया हुआ है जी। देखिए मैं जब लिखती हूँ तो मैं औसत घर के बारे में लिखती हूँ। मैं अपने घर के बारे में इतना नहीं लिखती हूँ क्योंकि मेरा घर औसत से ऊपर था। जी मेरे घर में सब इतने मौलिक है, मेरे बच्चे भी इतने मौलिक है कि मैं नहीं जानती कि अगले साल वो क्या करेंगे। ऐसी कोई कंटिन्यूटी नहीं है हमारे यहाँ। जैसे कि फिल्म बनाते तो कंटिन्यूटी का एक डायरेक्टर होता है जो देखता रहता जी है कि क्या कंटिन्यूटी है। तो मेरे जी घर में सब बहुत मौलिक थे। रवि अपने तरीके से जीते थे और उनके तरीकों को मैं आज तक बदल नहीं पाई जी और मैं जी अपने तरीके से जीती थी। मुझे वो भी नहीं बदल पाए। मैं अपनी सहेलियों के साथ निकल जाती थी अगर, तो फिल्म देखकर और चाट खाकर और मस्ती करके और रात को ही लौटा करती थी मैं। मैंने कभी जी ये चिंता नहीं की कि भाई मेरे बारे में रवि क्या सोचेंगे या बच्चे क्या सोचेंगे। और बच्चे ये जी कहते थे भाई कि मम्मी तो आ गई है, सो जाएंगी, सुबह को फिर कॉलेज चली जाएंगी। तो ये हमारे घर में एक आज़ादी का एक अलग रूप था और वो सब दोस्तों ने देखा है जो हमारे घर आते थे। लेकिन ये मैं जानती हूँ कि घर का लोकतंत्र बचाए रखना बहुत जरूरी है और वो तभी बच सकता है जी जब आप किसी को राजा न बनने दें। भाई जितने लोग हैं सब जी लोग ही रहे, प्रजा ही रहे सब। कोई भी उनमें जी राजा बनने की कोशिश न करे, मुखिया बनने की कोशिश न करे। और अगर वो कोई कोशिश करता है उसी समय उस चीज को वहीं की वहीं खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि जी इन बातों में एक बार आप दबे तो हमेशा दबते चले जाएंगे। मैंने जी हमेशा ये कोशिश की कि मेरी निजी आज़ादी बिल्कुल कायम रहे। मैं जैसे मर्जी जीऊँ, जी जैसे मर्जी बोलूँ, जो मर्जी खर्च करूँ। इन चीज़ों पर मैंने कभी प्रतिबंध नहीं लगाए। अगर प्रतिबंध लगे होंगे वो इसलिए कि घर की आमदनी कम है, इसलिए मैं और ज़्यादा आज़ादी नहीं ले सकती थी। अन्यथा मैं समझती हूँ कि घर का लोकतंत्र हर एक को अपना अपना खुद बनाना पड़ता है और कमाना पड़ता है। जी। तो लोकतंत्र सबको अपना अपना अपने आप कमाना पड़ता है। तो इससे तो ये पता चला कि इन्होंने जितनी अपनी समझदारी और प्रतिभा और समझदारी से जिस तरीके से लोकतंत्र बना लिया घर में, तो सब अपने अपने तरीके से उसको बना सकते हैं। वो निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। मंसूर जी, मैं सोच रही थी कि हमारे विषय से थोड़ा सा अलग हो रहा है, लेकिन मैं पूछती, पर चलिए यही पहले पूछ लेती हूँ। हाँ मंसूर जी बोल रहे हैं ममता जी से अन्य भाषा के स्त्रीवाद साहित्य पर भी सवाल पूछें, उनका नजरिया हमारे लिए अहम होगा। अन्य भाषाओं के स्त्रीवादी साहित्य की बात कर रहे हैं। ये अभी तो हम हिंदी में ही नहीं किसी नतीजे पे पहुंच पाए। जी क्या क्या बताइए मैम। प्रश्न नहीं ये समझ में कह रहे आया। हैं अन्य भाषाओं के स्त्रीवादी साहित्य पे वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि उनका नजरिया क्या है हाँ अन्य हाँ, भाषाओं बताइए के स्त्रीवादी बताइए। साहित्य। हाँ जी मैं समझ। यही सवाल है। अन्य भाषाओं में भी स्त्री विमर्श की चेतना लगातार है। महाश्वेता जी देवी को आप पढ़िए तो आपको पता जी जी चलता है कि वो कितना आदिवासियों के साथ कितनी जुड़ी हुई है और वो उनके सर्वाइवल की कितनी चिंता कर रही है। क्योंकि जी देखिए स्त्री समाज सारी जगह आधुनिक नहीं हो गया है। हम शहर के लोग समझते हैं कि शहर में हमने नौकरी पा ली, हम जाने लगे, हम सुरक्षित घर लौट आए, बहुत बड़ा काम है। आज सबसे बड़ी तो समस्या ये है बलात्कार की। आज सबसे जी बड़ी जी समस्या है भ्रूण हत्या की।
स्त्री जी भ्रूण में ही खत्म कर दी जाती है। विवेक मिश्र की कहानी घड़ा पढ़िए आप, जिससे पता जी चलता है जी राजस्थान में अभी भी हालत यह है कि अगर शिशु कन्या पैदा हो गई है, कन्या शिशु पैदा हो गई है, तो उसको घड़े के अंदर डालकर ही नमक ऊपर से उसमें बुरक दिया जाएगा ताकि वो मर जी जाए, उसकी सांस फूट जाए। तो जी समस्याएं हर जगह, तरह तरह की समस्याएं हैं। जी पंजाब की लेखन में आप देखिए कितनी बार ये समस्या आती है जहाँ पुरुष हाँ, बहुत हिंसक है, पुरुष जी बहुत बिल्कुल शराबखोर है, औरत जी खोर है, हिंसक जी है। उसके जी लिए जी किसी को मार देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी बलवंत सिंह की कहानियां आप देख लीजिए, अजीत कौर की जी कहानियां आप देख लीजिए। तो जी बंगला साहित्य में जहाँ एक और हम पाते हैं कि जंगल में रहने वाले आदिवासियों के बारे में, जनजातियों के बारे में चेतना आती है, तो वहाँ हम पाते हैं कि राजस्थानी साहित्य में कन्या शिशु के बारे में चिंता नजर आती है हमको। इसी जी तरह पंजाबी साहित्य में हमें पुरुषों की हिंसात्मकता को लेकर हाँ, बहुत चिंता नजर आती है। जी मराठी च- साहित्य ज्यादा जागरूक है क्योंकि महाराष्ट्र में शिक्षा हम लोगों से कहीं ज्यादा है, तो जी महाराष्ट्र में समस्या और है। लेकिन इस समय महाराष्ट्र की जी जी सर्वोपरि समस्या जो है वो है हाँ, किसानों का आत्मदाह। और वहाँ जी किसानों की समस्या को बहुत व्यापक रूप से कविताओं में, कहानियों में मजदूरों की समस्या, किसानों की समस्या ली जा रही है। और हमारे जी यहाँ भी ये बहुत बड़ी समस्या है। हमें इस पर सोचना चाहिए कि क्यों किसान भरपूर लहलहाती फसल के बावजूद वो जी जी आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर है। देखिए ये सारे प्रश्न, ये सारे विमर्श की मांग करते हैं। एक केवल जी स्त्री विमर्श नहीं, मजदूर विमर्श कहाँ जाएगा, किसान विमर्श कहाँ जाएगा। आप सोचिए, आप किसान आत्महत्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसलिए नहीं कि फसल खड़ी है और वो पागल हो गया और आत्महत्या कर रहा है। उस फसल के बीच में और उस बाजार के बीच में जहां उसको वो बेचना है, कितने दलाल खड़े हैं जो सब उससे वसूली करते हैं। अंत में उसके पास जो आता है वो इतना भी नहीं होता कि वो उससे बीज खरीद ले, इसलिए वो आत्महत्या कर रहा है। तो हमें ये हाँ सारी सिस्टम का जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में जी सोचना पड़ेगा। और सोच रहे हैं लेखक। संजीव का उपन्यास फांस आप देखिए, सब पंकज सुबीर का उपन्यास देखिए आप, अकाल में उत्सव, ये सारे किसानों की समस्या पे लिखे गए उपन्यास। तो आज जी ममता जी धन्यवाद। वैसे तो किसान और स्त्री का के किसी कोई भी सवाल मतलब इधर और के रूप में तो नहीं होते हैं, दोनों एक साथ भी हैंडल, एक साथ ही सारे सवाल हैंडल होते हैं तो और अच्छे से हो सकते हैं। तो चौथी राम जी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे मंच में, वो भी उपस्थित हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि स्त्रियां लैंगिक वर्जनाओं से जकड़ी हुई हैं और पुरुष मुक्त हैं, क्या ऐसा नहीं है? आप वर्जनाएं जिन्हें कह रहे हैं, हाँ कुछ हद तक ये कह सकते हैं हम। मेरा ख्याल है कि आप इसमें 40 और 60% समझिए हाँ, कि 40% वर्जनाएं जो है वो जी एक भय जनित है, जी भय से जी पैदा होती है। वो जी इसलिए कि अगर जी आप स्वाधीन होकर निकल भी गए तो जी आपके साथ सड़क क्या सलूक करेगी ये औरत को नहीं पता होता है। हाँ, उसी का तो वो माहौल लड़की, बनाना है। जी, हाँ, जी, वो लड़की जो अपने हाँ, घर से निकलती है स्वाधीनता की तलाश में, रोजगार की तलाश में, न्याय की तलाश में, हाँ, आगे चलकर क्या होता है वो न्याय ही उसको पराजित कर देता है। वो जी, सड़क ही उसको पराजित कर देती है जो सड़क उसे रास्ता दिखाई आगे जाने का। तो यही तो। वर्जनाएं वहां पैदा होती है जहां भय है। और ये भय इस समाज ने दिया क्योंकि ये आजादी के 70 साल बाद भी अगर जी, आज तक हमारे पास सड़क सुरक्षा नहीं है, हमारे हाँ, पास घर की भी सुरक्षा नहीं है। अगर एक खोली के अंदर हाँ, 8 लोग रह रहे हैं तो उसमें 14 साल की लड़की ये नहीं कह सकती कि वो बहुत सुरक्षित है। तो इसका मतलब है कि हमें सारे सवालों के साथ स्त्री की सुरक्षा का सवाल भी सबके साथ ही देखिए, उठाना होगा ना? जी, देखिए जी, वर्जनाओं की बात बाद में आती है, पहले आप जी, खतरों की बात कीजिए। जी, खतरों जी, की बात कीजिए पहले। जी, वर्जनाओं की बात कह रहे हैं, पुरुष मुक्त है। अरे पुरुष मुक्त जी, नहीं है, हाँ, पुरुष भय मुक्त है। हाँ, पुरुष जो है वो भय मुक्त है। हाँ, उसे ये लगता है कि आज मैंने बलात्कार कर लिया, कल मैं कोर्ट से छूट जाऊंगा, क्योंकि जी, बलात्कार का कोई गवाह नहीं होता जी, और जो गवाह भी होते हैं वो चुप रहते हैं। जी, तो ये एक असमान, सारी की सारी अवधारणा ही असमान है जी, जो कि स्त्री के पक्ष में नहीं है।
जी न कानून, न पुलिस, न परिवार और न जी समाज वो स्त्री जी के पक्ष नहीं है। तो स्त्री जो है, जिसे आप वर्जनाएं कह रहे हैं, कि जो वर्जनाओं में बंधी हुई है, वो वर्जनाएं नहीं है, वो उसके भय है। और वो भय इसी समाज ने दिए है। ये समाज जिस दिन इतना न्याय प्रिय हो जाएगा कि स्त्री के साथ अन्याय हुआ तो उसको मुआवजा मिले या उसको न्याय मिले। आप जी देखिएगा कि सत्यनारायण का उपन्यास है गांव भीतर गांव, वो जी पूरा संघर्ष है। उसमें वो जी जी बेचारी वो लड़की जाती है अपना बलात्कार का केस लिखवाने के लिए, 3-4 दिन तो ऐसे दौड़ाते रहते उसे, लिखते ही नहीं केस। फिर जो सिपाही उसको लेके जा रहा है वो कहता है केस को तो ताज़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बलात्कार के चिन्ह तो मिट गए, तुम तो इतनी जी 3 दिन से नहाती हो, आके बार बार तुम शौच गई हो, मूत्र क्या किया तुमने, तो चलो इसको ताज़ा करते हैं। और वो उसे खेतों में ले जी जाके बलात्कार के केस को ताज़ा करता है। जी जी अब आप वो क्या कहेंगे, स्त्री की वर्जनाएं कहेंगे या पुरुष का हरामीपन कहेंगे इसको? अब ये देख लीजिए, एक बार यहाँ पे पुरुष का हरामीपन आया और ये तो बात हो ही गई कि सारी संस्थाएं स्त्री के विरोध में है। और जब पहले एक बार अभी ममता जी के साथ बात हुई थी कि पुरुष कैसे हिंसा पे उतारू हो जाता है, तो मैं अपने पुरुष श्रोताओं को ये मतलब बताना चाहूंगी कि इसका मतलब है कि मध्य वर्ग की स्त्री अपना और विकास करने से डर रही है कि कहीं कुंठित होकर उस पर हिंसा ना हो जाए। तो ये डर भी समाज से आ रहा है। जापान से प्रोफेसर वेद प्रकाश जी का सवाल है कि जी ममता जी ने कहीं लिखा था कि मैं लिखे हुए को बहुत कम बदलती हूँ, क्या यह सही तथ्य है? क्या लेखक को अपने लिखे के प्रति कभी संदेह न होना उचित है? ये देखिए, हमारा इंटरनेशनल प्रोग्राम हाँ चल हाँ, रहा है, अभी मैं जानते जापान हो से भी सवाल आ रहे हैं। वेद जी जी प्रकाश जी ने सवाल पूछा है, ये मैंने लिखा वाकई में कि मैं अपने जी लिखे जी हुए को बदलती नहीं हूँ, हालत जी मेरी जी ये है, लेकिन जी इसको कोई विशेषता न मानी जाए, ये मेरी जी मजबूरी है। मैंने जी जी हमेशा गाइडलाइंस में काम किया है। देख, जब जी दुखम सुखम जब मैं लिख रही थी तो वो रोज उतना कंपोज हो जाता था जितना मैं लिखती थी। और रवि शाम को आकर मुझे डांटते थे कि कंपोजिंग यूनिट खाली बैठी है, जल्दी से लिख के दो। और मैं जल्दी से 20 पन्ने और लिख के दे देती थी। ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है देखिए। और लेखकों जी को इस बात का पालन, जी मेरी इस बात का कभी भी फॉलो ना करें कोई भी, क्योंकि मैं तो अपनी मजबूरियों में थी। देखिए, मुझे अपने कॉलेज भी चलाना था और मुझे कॉलेज में भी 6-7 घंटे काम करना रहता था। और मुझे समझिए घर में भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता था, किचन का काम, उसी के बीच में जी मैं लिखती थी। मैं ये जी इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं कोई परफेक्ट लेखक नहीं हूँ। और मैंने हर काम थोड़ा जल्दी जल्दी में करके थोड़ा बिगाड़ा है, थोड़ा संवारा है। और मुझे बहुत कम समय मिला है कि मैं किसी चीज को पलट के पढ़ूं। तो जीतू जी, इस वाक्य को इस रोशनी में देखें कि स्त्री को जो टाइम है वो बहुत कट्स एंड पीसेस में मिलता है, समय की पूरी थान उसके लिए नहीं खुलती। एक सवाल और ले लूं, सतीश सरदाना जी ने पूछा है कि ये उनका सवाल है, मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। वो कहते जी हैं कि ममता जी की रचनाओं में परंपरा का पृष्ठ पोषण ही दिखता है, जबकि रविंद्र कालिया जी ने परंपराओं को छिन्न भिन्न कर देने का अक्सर समर्थन किया है। दो विपरीत ध्रुवीय व्यक्तित्व एक दूसरे को कितना प्रभावित और प्रतिकर्षित करते हैं, ये तो आप इसका जवाब तो आप रचना के आंसर में दे चुकी हैं। बट उनका यही सवाल है कि आप देखिए, में परंपरा नहीं दो टूटती, कालिया जी में टूटती है। दो लेखक जी साथ रहते हैं तो कभी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। और जी प्रभावित करने के लिए कभी लिखा भी नहीं हमने। और जी मेरा जी लिखने का तरीका और मेरे विषय बिल्कुल जी अलग रहे हैं। और मैंने जी तो जी इतना लिखा है परिवार, एक पारंपरिक परिवार जिसे कहना जी चाहिए क्या कि परिपाटीबद्ध परिवार के जी जी विरुद्ध मैंने बहुत लिखा है। और जब जी रवि से कोई कहता था कि ममता जी इतना विवाह के विरोध में लिखती जी हैं, एक अदद औरत वगैरह कहानियां मेरी, तो आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा मेरे कपड़ों को भी नहीं छूती ये बातें, क्योंकि वो मेरे बारे में नहीं लिख रही है, उन्होंने ये कहा। और जी जो वो लिखते थे वो जाहिर है कि उन्होंने एबीसीडी उपन्यास लिखा, अमेरिका बॉर्न कंफ्यूज देसी,
उन्होंने जी, जी, रानडे रोड में एक ऐसा चरित्र लिया जिससे मैं बहुत जी, चिढ़ती थी उस आदमी से। वो फिल्म का जी, प्रोड्यूसर था और जी, वो बहुत गलतियां करता था और फिर खड़ा हो जाता था वो। और रवि को वो बहुत अच्छा लगता था, वो भी, जिसको उन्होंने जी, उसमें संपूर्ण सिंह नाम दिया है उन्होंने। तो हम दोनों के विषय बिल्कुल अलग अलग थे। जो बातें मुझे आंदोलित करती थी वो उनको कभी आंदोलित नहीं करती थी। और जी, एक इसलिए आखिरी, हम्म, जी, हमारे जी, एक विषय आखिरी बिल्कुल सवाल अलग। हाँ, सॉरी, मुझे पता है, आप बात पूरी कीजिए। अरे एक ठीक है। सवाल मनोरमा जी का, हाँ, मनोरमा जी का सवाल है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में जो स्त्री चेतना दिखती है, हाँ, क्या वो अंग्रेज, हिंदी और क्या अन्य सवाल है? भाषाओं में जो, हिंदी और अन्य भाषाओं में जो स्त्री चेतना दिखती है, क्या वो अंग्रेजी में दिखने वाली स्त्री चेतना से अलग है? नहीं सुनाई पड़ा। हेलो, शायद वो कनेक्टेड नहीं है इस समय। कनेक्ट हो रहा है उनका अभी कुछ हाँ, बोलिए। हिंदी और अन्य भाषाओं में जो स्त्री चेतना दिखती है, क्या वो अंग्रेजी में दिखने वाली स्त्री चेतना से अलग है? मतलब अंग्रेजी में स्त्री चेतना अलग है क्या? आ, देखिए, मुझे लगता है कि कई बार भाषा के मोह में जी, हम उन गड़बड़ियों को नहीं देख पाते हैं जो अंग्रेजी भाषा में है। हम जी, हिंदुस्तानियों के अंदर अंग्रेजी भाषा को लेकर एक किस्म का जी, भयग्रस्त मोह रहता है। और जी, हम ये मान के चलते हैं कि अंग्रेजी में अगर कोई चीज़ लिखी गई है तो वो बड़ी सुपर होगी और बहुत आधुनिक होगी, अत्याधुनिक होगी। जबकि मैंने ये देखा कई बार बड़ी पतनशील किस्म की बातें अंग्रेजी के साहित्य में भी होती हैं और बड़ी बेसिक किस्म की बातें होती हैं, जबकि हम उन चीज़ों से बहुत अलग किस्म से लिख रहे हैं। मैं जी, ये मानती हूँ कि हिंदी का लेखन किसी भी तरह से कमतर नहीं है अंग्रेजी लेखन से। अगर भाषा की छटा को आप एक बार उससे चकाचौंध में ना आए तो जी, आप ये जी, देखेंगे कि कई बार अंग्रेजी का लेखन बहुत बहुत ऑर्डिनरी होता है। आप उसे जी, पढ़िए तो आपको लगेगा कि जी, अरे ये बात हम तो बहुत पहले कह चुके हैं। मुझे कई बार ये जी, लगता है, मैं लिखती हूँ कि मैंने जो बातें उन्होंने जब जो बातें मैं 1965 में मैंने शुरुआत में कही थी वो अंग्रेजी में मैं आज पढ़ती हूँ लिखी हुई। जी, तो केवल जी, इसी भाषा से, जी, 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 केवल मनोरमा भाषा जी को के, चौकन्ना नहीं होना चाहिए और अचंभित नहीं होना चाहिए। जी, जी, अभी तक तो मैं श्रोताओं के सवाल ले रही थी। अब मैं एक आखिरी सवाल, मनोरमा जी के जवाब में आपने जो कहा उससे एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया, बस उसके बाद ही हम अपनी बात खत्म करेंगे। जी। जो अशद जैदी अक्सर जिसे सर्वानुमति की धौंस बोलते हैं, सर्वानुमति की धौंस जिसे बोलते हैं वो, तो सर्वानुमति, मैंने कहा सर्वानुमति, शायद आवाज क्लियर नहीं है। ममता जी सुनाई पड़ा आपको? समझ में नहीं आया क्या कह रही हूँ। मैं फिर से कह देती हूँ, मैं कह रही हूँ हाँ, असद जैदी जिसे सर्वानुमति की धौंस कहते हैं, तो वो अंग्रेजी में जो हिंदी की तथाकथित मुख्य धारा है वो उससे भी ज्यादा अंग्रेजी में है, इसलिए उसकी धौंस थोड़ी और ज्यादा पड़ जाती है। ऐसा ही मुझे ममता जी के जवाब से सुनाई पड़ा। तो उससे मेरे दिमाग में एक सवाल और आया। जैसे ये कहा जाता है, कहा बहुत लोग कहते हैं, आपने भी कहा है कि राजेंद्र यादव को लेके कि एक पुरुष स्त्री विमर्श की दिशा तय कर रहा है, कितनी अजीब बात है। हाँ, और बिल्कुल मुझे ठीक। कभी कभी, जी, जी, और मुझे कभी कभी क्या लगता है कि पुरुष जो स्त्री के पूरे जीने की दिशा और दशा पहले से तय कर चुका है, मतलब परंपरा ने जो तय किया वो पुरुषों का ही तय किया हुआ है। तो जो पुरुष जो पहले से तय कर चुका है, जो जहाँ की सर्वानुमति और सामान्यकरण जहाँ समाज के सारे ढुलके हुए हैं, तो जिस समय भी हम सजग स्त्री चेतना के साथ बात नहीं कर रहे होते, क्या हम सर्वानुमति की उसी आंधी में नहीं बह रहे होते जो हमारे खिलाफ जाती है? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, राजेंद्र यादव जी ने जी, जिस समय स्त्री विमर्श और दलित विमर्श का मुद्दा उठाया, जी, उनके सामने दो लक्ष्य थे। जी, एक लक्ष्य तो ठीक है रहा होगा उनके पास कि स्त्री का साहस जी, जगाना है, और जी, उन्होंने ये काम किया भी। न जाने जी, कितनी घरेलू स्त्रियों ने
अपनी राम जी कहानी लिखनी शुरू की, जी जिसमें लगातार उनकी प्रताड़ना के किस्से थे। जी जी और मैत्रेयी पुष्पा ने किसान में होने वाले अत्याचारों के बारे में, स्त्री के, जी उन्होंने लिखना शुरू किया, जिसकी हाँ बहुत सराहना हुई, क्योंकि गांव की स्त्रियों के बारे में लिखने वाले बहुत कम लोग थे। कस्बे की जी जी स्त्रियों को तो बहुत लिखा गया है, लेकिन गांव की जी स्त्रियों के बारे में लिखने वाले कम थे। लेकिन जी धीरे धीरे राजेंद्र जी यादव ने खुद, उनके जी हाथों से निकल गया स्त्री विमर्श, जी क्योंकि स्त्री विमर्श धीरे धीरे एक कमोडिटी बन गया, एक जी आइटम डांस बन गया। जी वो स्त्रियां जो कि जी अच्छी भली अपने घरों में बैठी हुई थी, उन्होंने जी ये देख लिया कि भाई पुरुष तो पढ़ते नहीं है मैगजीन वगैरह, हम जो मर्जी लिखे। और उन्होंने सारे सामाजिक ढांचे को ही उन्होंने शीर्षासन करा दिया अपने लेखन से। जी बहुत सारी लोगों ने ये काम किया, और जो जितना कराता गया हाँ उतना मेरे ख्याल है हंस पत्रिका का सर्कुलेशन बढ़ता चला गया। जी पत्रिका की सफलता इसमें थी कि स्त्रियां कितना अपने आप को खोल कर व्यक्त करती हैं। जी दलित विमर्श में भी उन्होंने ये काम किया कि दलितों की पीड़ा को इतना उन्होंने सामने ला कर दिया कि जी आज धीरे धीरे दलित साहित्य एक अलग चीज बन गई है, स्त्री हाँ साहित्य एक अलग चीज बन गई है। मेरा ऐतराज इसी से है, ये कोष्ठक क्यों बने हैं? समग्र साहित्य के बीच में स्त्री जी साहित्य को देखिए, समग्र साहित्य के बीच में दलित साहित्य को देखिए। अपने को दलित साहित्य कहकर या दलित लेखक कहकर उनका कोई भला नहीं हो रहा है, स्त्री लेखक कह के हमारा कोई भला नहीं हो रहा है। हमारी टक्कर तो सीधे सीधे अपनी पीढ़ी के या अपने बाद के लेखकों से है, जो समर्थ लेखक है, चाहे वो दूधनाथ सिंह हो, चाहे ज्ञान रंजन हो, चाहे रविंद्र कालिया हो, चाहे वो पंकज सुबीर हो, चाहे वो आप समझिए कोई भी हो, चंदन पांडे हो। हम उन सबके बीच में अपना मूल्यांकन चाहते हैं। हम ये नहीं देखिए चाहते स्त्री लेखन का एक कोष्ठक बना के आपने रख दिया, उसमें सबको डाल दिया। कोष्ठक से हर सवाल को एलजेब्रा में भी बाहर आना पड़ता है। आप आप अन्यथा ना ले प्लीज, मैं पहले से ऐसा कुछ सोच के नहीं आई थी, बस अभी अभी मेरी एक ऑब्जर्वेशन है जी कि जब तक आप स्त्री विमर्श की बात कर रही थी, आपने एकाध स्त्रियों की बात ली, हालांकि मैं स्त्री विमर्श के मुद्दे पे बात नहीं करने का मेरा कोई इरादा था, लेकिन जब से आप सामान्य साहित्य की बात कर रही हैं, तब से एक भी स्त्री का नाम नहीं आया। अभी भी आपने कहा आपकी टक्कर जिनके साथ है उसमें एक भी स्त्री नहीं है। कृष्णा सोपती मैन ने भी जब 4 किताबें निकाली अपनी गद्य की, उनकी जो है वो संस्मरण वाली हम हशमत, तो उसमें भी एक ही स्त्री लेखिका उनको मिली, नासिरा शर्मा, जबकि बहुत है अच्छा लिखने वाली। तो वो कुछ होता है, वो खैर समय धीरे धीरे बदलेगा, उसमें तो हम एक धैर्य रखने के अलावा क्या कर सकते हैं कि एक जो जब भी हम एक मुख्य धारा की बात करते हैं तो वो सारा का सारा एक तरफ पढ़ना चला जाता है। तो कोष्ठक हमने बनाए नहीं है, उन्होंने अपने लिए कोष्ठक बना रखा। जिस बूंद को पक्का पता हो कि उसने समुद्र में जाके खो ही जाना है, तो वो चाहेगी कि नाम लिख, मेरा भी कोई अपना नाम हो। तो मैं इसे सिर्फ इस दृष्टि से देखती हूँ, जब समाज में बराबरी आ जाएगी तो किसी कोष्ठक की जरूरत नहीं रह जाएगी। पर आखिरी बात तो आप, हाँ जी आखिरी, जी जी आप बोलिए। हाँ रश्मि, ऐसा है, सच्ची जी बात तो ये है, हम चाहे जी कुछ भी कहें, इस जी समय का समय जो है वो वाकई जी में स्त्री काल है, क्योंकि जी स्त्रियां इतना लिख रही हैं। आप कोई जी पत्रिका उठाइए, जी उसमें बहुत स्त्री जी लेखकों की है, और वो जी जी लिख रही है बिना ये सोचे कि वो स्त्री के पुत्र, और वो लिख रही है हाँ लगातार, और तरह तरह के विषयों पे लिख हाँ रही है, इतना अलग अलग तरीके से लिख रही है। अभी पिछले दिनों जितने किताबें आई हैं वो बिल्कुल अलग अलग तरीके की किताबें आई हैं, और मैं ये सोचती हूँ कि आने वाले समय में होगा ये कि राइटर विल मीन अ वुमन राइटर ओनली, बिकॉज मैन राइटर्स आर बिकम टायर्ड। उनके पास जी मुझे लगता है लिखने के लिए या तो समय नहीं है, या सुविधा नहीं है, या उनके पास सरोकार नहीं है। और मैं इस बात से खुश भी होती हूँ कि इतनी तमाम स्त्रियां हैं जो लिख रही हैं। आप देखिए, वंदना राग का इतना बड़ा उपन्यास आया है, जी अनामिका जी का इतना उपन्यास जी आया है, जी अनामिका के जुगनू है, जी विषाद पर जी जुगनू, विषाद पर जुगनू। जी जी हमारी गीताश्री का
हसीनाबाद, है जी ना। जी एक उपन्यास आए हैं इस बीच में, आप समझिए तो स्त्रियां लगातार लिख रही हैं और ये भूल कर लिख रही हैं। वंदना का उपन्यास मैंने शुरू कर रखा है, उसे पढ़ते हुए लगता ही नहीं कि स्त्री का लेखन है। स्त्री जी का लेखन का सवाल नहीं है। उसमें जिस तरह से उसने लिखा है और जिस उसने धरातल पर उसे शुरू किया है, वो अपने आप में बहुत मजेदार है। इसी तरह अमीर खुसरो के बारे में लिख रही जी है अनामिका, जी है ना। जी जी अम्मी जी ताइना और साज जी कहानियों में इतनी सामर्थ्य नजर आ रही है नई लेखिकाओं में, तो हमें तो खुश होना चाहिए कि ये समय वाकई में स्त्री काल है और तो लेखन में। ये देखिए हाँ जी कितने अच्छे पॉइंट पे हमारी बात गई है कि ये समय स्त्री काल है और हमें ममता जी को लग रहा है कि पुरुष तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, इसलिए आज उन्हें अलग से आरक्षण देके उनको एक कोष्ठक उनके लिए बनाया गया जिसमें एक्सक्लूसिवली उनका नाम लिया गया, क्योंकि आगे कोष्ठक स्त्री से काल बाहर, ही होने जा रहा है। कोष्ठक से क्योंकि बाहर आगे रहेंगे। स्त्री जी कोष्ठक से तो बाहर रहेंगे हम लोग। हम कोष्ठक से बाहर हैं। ये इस प्रोग्राम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि स्त्री काल ही एक काल है अगला, और पुरुष कोष्ठक में जाने को है तो कोष्ठक उनके लिए बनाना पड़ेगा। और इनकी हाँ, ममता और दया की दृष्टि है कि पुरुष जब हम कोष्ठक उन्हें में ज्यादा रहेंगे। प्यार से देखते हैं और हम उन्हें कुंठा में नहीं डालना चाहते, इसलिए अक्सर अपनी तारीफें थोड़ी स्त्री को कम कर देनी चाहिए। तो ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इतना धन्यवाद। बेशकीमती समय अपने लिए निकाला। आज इनके आंखों का भी कुछ इलाज हॉस्पिटल में हुआ है, उसके बावजूद ही हमारे लिए आई। थोड़ी सी आवाज में जुड़ने में समय लगा और इनकी लोकप्रियता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि लगातार इनका फोन बजता रहा है। तो और भी अधिक आभार आपका कि कितना कीमती समय आपने हमें दिया। मैं अपने सभी सुनने वालों श्रोताओं विद्वानों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि धैर्य पूर्वक शुरू से आखिरी तक बने रहे, और कृपया स्त्री काल का जो ये फेसबुक पेज और यूट्यूब है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ममता जी जाते जाते एक बार मिली जी का एक बहुत मिनट अच्छा लगा रश्मि बात मिनी करके। जी थैंक यू अरुण जी, रश्मि जी और सब दोस्तों को मेरा नमस्कार। एक मिनट ममता जी, मिली जी, अलका जी, आपके जो सवाल थे वो ममता जी के पास पहुंच जाएंगे, फिर हम देखेंगे उनको और आगे कैसे लेंगे। अभी समय हो गया है। और ममता जी आप जाते जाते एक बस किसी का सवाल था कि जाते जाते आप शोध छात्राओं के लिए संदेश दे जाइए। शोध छात्र और नए लेखकों के लिए संदेश के साथ हम ये प्रोग्राम खत्म करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते। शोध छात्राओं और नए लेखकों के लिए संदेश दे जाइए बस एक जाते जाते। जी जी। सवाल था किसी का कि शोध छात्राओं के लिए क्या संदेश है आपका। ओ अच्छा, अरे भाई जी इतना शोध मत किया करो भाई मेरे ऊपर, क्योंकि वो और लेखों पर करो शोध। अब मैं तो बहुत थक जाती हूँ। चल शोध छात्रों को जवाब देते। आजकल तो इंटरनेट पे भी शोध हो रहा है, फोन पे भी शोध हो रहा है, मैसेंजर पे शोध हो रहा है। इस तरह शोध नहीं होता है। ध्यान से लगन से पहले किताबें पढ़ो तब मुझे फोन करो, ऐसे फोन ना किया करो। आप सभी का बहुत धन्यवाद स्त्री काल की तरफ से। जी नमस्कार ममता जी।